इकोनॉमिक्स में तुम लोगों की अभी बहुत सारी क्वेरीज है, आईडी में डाटा याद करना है नहीं, या फिर अगर हम बात करें न्यूमेरिकल पोर्शन की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसको कैसे सोल्व करना है, वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आते, लैंग्वेज ही समझ आती जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम प्री बोर्ड एग्जाम में या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, राइट। ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुमको आज इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। जितने भी तुम्हारे मेजर डाउट्स हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक एक डाउट का सोल्यूशन आज तुमको इसी वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लेना। एक एक पॉइंट जो मैं तुमको बताऊंगा हो सकता है तुम लोगों को 100 on 100 स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हो रही हो। एक बात मैं तुमको पहले बता दूं, इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है चैनल पे, अगर तुमने नहीं देखी है ऊपर आई बटन पे मैं पिन कर दूंगा, एक बार इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियो भी देख लेना। चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तुम लोगों ने नहीं कर रखा था, मेरे तुम लोगों से वापस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मैं इतनी मेहनत तुम लोगों के लिए अपनी तरफ से कर रहा हूँ इस चैनल के थ्रू, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देने की, क्योंकि अभी बात बोर्ड्स की हो रही है, सीयूईटी भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी पार करना है। एक लंबी जर्नी है, मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूंगा, तुम लोगों के साथ में खड़ा रहूंगा लास्ट मोमेंट तक, लेकिन विश्वास तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा अपने जितिन भैया पर। एक मिनट, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं अपना इंट्रोडक्शन तो देना भूल ही गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन प्यार। डाउट नंबर 1, आईडी समझ नहीं आती, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पे भर भर के थ्योरी गिवन है ना। अभी मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ, क्या डाटा याद करना जरूरी है या नहीं। डेटा या फिर कोई स्टैट या फिर कोई ऐसा मेजर इवेंट जो तुम लोगों की इकोनॉमिक्स की बुक में मेंशन हो उस पर्टिकुलर चैप्टर में, तुम लोग प्लीज कोशिश करना उसको अपने आंसर में इंक्लूड करने की। यहाँ पे मैं तुम लोगों को बात क्लियर कर दूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट में ये डाटा, ये फिगर्स, ये स्टैट्स, ये मेजर इवेंट्स, अगर तुम इनको एग्जाम के टाइम पे अपनी आंसर शीट्स में हाईलाइट करके आते हो, पर्टिकुलर मेंशन करते हो, तुम लोग अपने आप को उन लोगों से अलग बनाओगे जो तुम लोगों के साथ पेपर लिख रहा होगा, क्योंकि एग्जामिनर के सामने इतनी सारी आंसर शीट्स आएंगी। अब वो एग्जामिनर तुमको किस बेसिस पे एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। अगर तुमने वैसे ही कंटेंट लिखा होगा, वैसे ही क्वालिटी लिखी होगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले रिलेटेड क्वेश्चंस में जो और लोगों ने भी लिख रखे हैं, तुम तो कोई ऐसा पॉइंट लेकर ही नहीं आए जिससे तुम लोग को एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स दे दे। यहाँ मैं तुमको कहूँगा डेटा, स्टैट्स, फिगर की इंपॉर्टेंस आंसर लिखते टाइम पे बहुत ज़्यादा है। और अभी तुम लोग के पास जितना समय है, एग्जाम डेज से पहले जो गैप डेज तुमको मिलेंगे रिवीजन के लिए, वहाँ पे तुम ये कोशिश करो डेटा को थोड़ा बहुत याद करने की। चिंता करने की कोई बात नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम लोगों को एक डॉक्यूमेंट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके तुम वो सारे के सारे स्टैट और फिगर एक समराइज फॉर्म में चैप्टर वाइज वहाँ पे तुमको मिल जाएंगे, जो भी तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड रेलिवेंट हो वो इन्फॉर्मेशन तुम उस डॉक्यूमेंट से पढ़ लेना, रीड कर लेना, डेली बेसिस पे आराम से एग्जाम आते आते याद हो जाएगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अगर किसी चैप्टर में तुमको डाउट आ रहा है, उसका भी सोल्यूशन मैंने तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया कि एक्सेल शीट में दे रहा हूँ, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैं तुमको एक्सेल शीट के जरिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो सारी वीडियोस तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने तुम लोग को इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और मैथ्स के लिए समराइज तरीके से सारी वीडियोस की लिंक मैंने उस एक्सेल शीट में प्रोवाइड कर रखी है। इतनी मेहनत अगर मैंने करी है, सपोर्ट दिखा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डाउट नंबर 2, अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, तो न्यूमेरिकल्स इतने भर भर के गिवन है भैया, हमसे तो वो सोल्व ही नहीं हो पा रहे। चिंता करने की कोई बात नहीं, एक मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल इंक्लूड है, चाहे तुम्हारा वो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, एडीएस वाला चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर है, बीओपी वाला चैप्टर है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर, इन सभी चैप्टर्स के तुम पहले नोट्स प्रिपेयर करो। नोट्स में तुम लोग को जितने भी फॉर्मूलाज तुम्हारी एनसीईआरटी या फिर कोई रेफरेंस बुक जिसका भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसमें यूज हुए हैं, वो सारे फॉर्मूलाज तुम एक शीट पे अलग से मेंशन कर दो। और जो तुम्हारी बुक में सोल्व एग्जाम्पल्स गिवन है ना, उन सारे एग्जाम्पल्स को खुद से उन एग्जाम्पल्स को देख देख के सोल्व करने की कोशिश करो। जिस तरीके से सोल्व कर रखा होगा वैसे ही तुम कॉपी कर करके कोशिश करो, जिससे कि एट द एंड ना तुमको ये समझ आ जाए कि इस आइटम के अच्छा ऐसा एडजस्टमेंट कर रखी है, ये आइटम यहाँ लिखा है, ये आइटम यहाँ लिखा है। एट द एंड इसकी हेल्प से तुम्हारा कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हो जाएगा, फिर तुम डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आओगे तो तुम्हारा आंसर बनने लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है तुमको बताना। तुम लोग अलग अलग कंसेप्ट शीट्स बना के उन फॉर्मूलाज को एक ही जगह पे पहले कलेक्ट कर लो और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना एग्जांपल्स की हेल्प से, जिससे तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा जब तुम सोल्व एग्जांपल्स को पहले कोशिश करोगे इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन जो गिवन होते हैं बुक में। डाउट नंबर 3, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में जिनमें ग्राफ तुमसे पूछ रखा है, एडीएस वाले चैप्टर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में। मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा, तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में जितने भी ग्राफ गिवन है सबकी पिक्चर क्लिक करके तुम एक पीडीएफ बना लो, जिससे कि एट द एंड तुम वो पीडीएफ एक बार डेली ओपन करके देखा करोगे ना, तुमको समझ आ जाएगा वो ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रखे हैं।
सिंपल सा है, ग्राफ इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और ग्राफ इंटरप्रिटेशन मैं तुमको बता देता हूँ कैसे करना है। हमेशा उस ग्राफ को इंटरप्रेट करते टाइम पे उस ग्राफ में जो कंसेप्ट यूज हुआ होगा उसके अफेक्ट, उसके इम्प्लीकेशंस मेंशन करना अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, यही होता है इंटरप्रिटेशन। मैं वापस बता देता हूँ, पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद तुमको ना ये नहीं लिखना कि हाँ भाई वो कैसे ड्रॉ हुआ है, टेक अ लाइन, ऐसे नहीं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिख के आने, तुमको लिखना है इम्प्लीकेशन और उसका क्या रिजल्ट है, क्या इंपैक्ट है हमारी इकोनॉमी में, उस ग्राफ के जरिए ऐसे क्या चीज़ शो कर रहा है जो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। ये इंटरप्रिटेशन में लिख के आना, मार्क्स तब मिलेंगे। तुम्हें कोई स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना उस ग्राफ का। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ, इम्प्लीकेशन और तुमको इफेक्ट लिखने पड़ेंगे उस ग्राफ के जरिए क्या शो होने की कोशिश कर रही है। ये होता है इंटरप्रिटेशन का असली मतलब। डाउट नंबर 4, तुम लोगों को मैं वापस याद दिलाऊंगा, एक बार इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियो देख लेना। मैंने तुम लोगों की एक बात क्लियर करी थी वहाँ पे, इकोनॉमिक्स के पेपर में ना लैंग्वेज टफ रहेगी, लैंग्वेज पहले समझनी पड़ेगी, और ये टिप मैंने उस वीडियो में स्पेसिफाई करी थी, एक बार प्लीज देख लेना। मैं बस थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। इकोनॉमिक्स के पेपर में ना जो भी तुम लोगों को लैंग्वेज गिवन होगी वो इनडायरेक्टली एक स्टेटमेंट गिवन होगी, ठीक है। स्टेटमेंट को बोलेगा इंटरप्रेट करो, इसका इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है, या फिर इस स्टेटमेंट पे मेनली किस टॉपिक के बारे में बात की गई हुई है। बेसिकली तुमको उस स्टेटमेंट को अपने सिलेबस से रिलेट करना है। जैसे कि सपोज एग्जांपल दे देता हूँ, कमर्शियल बैंक है हमारे इकोनॉमी में और कमर्शियल बैंक के पास इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो कमर्शियल बैंक वाले तैयार है पैसा देने के लिए सोसाइटी को, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ज़्यादा डिमांड होगी और इस चक्कर में इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, महंगाई आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। अब आरबीआई को इसका सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमको पता है आरबीआई सेंट्रल बैंक है, ठीक है। ये मैं तुमको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। बेसिकली कमर्शियल बैंक वालों के पास ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, कमर्शियल बैंक वाले उस पैसे को जनता को देने को तैयार हुए पड़े, और जनता क्या कर रही है, डिमांड इतनी ज़्यादा कर रही है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी इकोनॉमी में। अब सेंट्रल बैंक क्या करे इसको कंट्रोल करने के लिए, तुम सोचो, अगर कमर्शियल बैंक वालों के पास पैसा पड़ा हुआ है, कोशिश ये करनी पड़ेगी कमर्शियल बैंक वालों से वो पैसा किसी ना किसी तरीके से वापस ले लिया जाए। अब ये कैसे हो सकता है, सिलेबस से रिलेट करो। तुम्हारे सिलेबस में कंसेप्ट है रिवर्स रेपो रेट करके, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिससे कमर्शियल बैंक वालों को इंटरेस्ट मिलता है सेंट्रल बैंक से इन एक्सचेंज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक ने कर रखा होगा सेंट्रल बैंक के पास। रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ जाएगा, जब कमर्शियल बैंक वालों को लगेगा कि हाँ भाई जनता को हम पैसा क्यों दें, यही पैसा हम अगर सेंट्रल बैंक को देते तो उससे तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो इस हिसाब से वो सारा पैसा कमर्शियल बैंक वाले सेंट्रल बैंक को दे रहे होंगे ना। ये सारी रामायण का क्रस्ट ये है, क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है क्योंकि कमर्शियल बैंक वालों के पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, बताओ सोल्यूशन क्या दोगे। ये तुमको सिलेबस से रिलेट करना है। सोल्यूशन में बस ये लिखना है कि रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देना और उसका इफेक्ट जो मैं तुमको बताया ना कि क्या होगा, उसके बाद तुम लोग को बस वही मेंशन करना है, ठीक है। जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में पूछे हो तो बाकी डिटेल तरीके से जानना है तो वापस याद दिलाऊंगा, इकोनॉमिक की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। डाउट नंबर 5, भैया ये डाटा, स्टैट्स, फिगर्स, इवेंट्स कैसे याद करें समराइज तरीके से, जैसे मैं तुमको पहले बताया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को एक लिंक दे दूंगा जहाँ से तुम डाउनलोड कर पाओगे वो एक डॉक्यूमेंट को जिसके अंदर सारा डाटा चैप्टर वाइज मैंने मेंशन कर रखा है, वही याद कर लोगे, इनफ है तुम्हारे लिए। डेली उसकी रीडिंग लोगे, डाटा सब कुछ याद हो जाएगा। डाटा जरूरी है याद करना ताकि एट द एंड जब आंसर्स में लिख के आओ तो क्वालिटी इंप्रूव हो तुम्हारे आंसर्स की, इसलिए मैं वापस याद दिला रहा हूँ। डेटा इस परस्पेक्टिव से अगर तुमको 100 के मार्क को टारगेट करके रखा है तुम लोगों ने तो प्लीज़ डाटा को इंपॉर्टेंस दे देना, बदले में डाटा तुम लोग को मार्क्स दिला देगा। उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके तुम लोग डेली उसको रीड करना शुरू कर दो। डाउट नंबर 6, यहाँ मैं तुमको बताऊंगा केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन गिवन है ना तुम्हारे एग्जाम में जो तुमसे पूछे हुए होते हैं, कभी भी जो केस स्टडी गिवन होगी उसको पूरा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करना है तुम लोगों को। यहाँ मैं तुम लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, केस स्टडी पूरे पढ़ने से टाइम वेस्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स के पेपर में। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सिलेबस से रिलेट करके पूछे हुए होते हैं। टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आना, और क्वेश्चन अगर तुमको लगता है सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस के अकॉर्डिंग तुमसे पूछ रखा है, जैसे कि मेरे को अभी भी याद है मेरे टाइम पे इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ था, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा था ना वो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था पढ़ने में, जब मैं क्वेश्चन की तरफ आया क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रखा था, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। इसका आंसर तो तुम लिख पाओगे ना, तो प्लीज़ मैं वापस यही कहूँगा, टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप करना। और अगर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन तुम लोगों के सिलेबस से लिंक करके पूछा हो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना, ठीक है। और दूसरे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जिसमें तुमको बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह के वो क्वेश्चन होगा जिसका लाइन टू लाइन आंसर तुमको केस स्टडी में मिल जाएगा। कभी भी उसको उठा के एग्जाम में नहीं लिखना है, मार्क्स कट जाएंगे। उसके लिए आंसर सबसे पहले स्टार्ट करना, कोई अगर सिलेबस में कोई छोटी मोटी डेफिनेशन गिवन हो या फिर कोई छोटा सा इफेक्ट गिवन हो, तब उसके बाद जो लाइंस गिवन होगी तुम्हारे केस स्टडी में उसको वहाँ पे इंटरप्रेट करके लिखना अपने वर्ड्स में,
केस स्टडी वाले वर्ड्स में नहीं लिखना है वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। डाउट नंबर 7, तुम लोगों को अभी रिवीजन में तकलीफ हो रही होगी ना, ये तो अभी कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स के एग्जाम से कुछ दिन पहले ना फील होने लगेगा तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। रियल सिचुएशन है, प्रेशर कभी कभार ना ज़्यादा हम लोड लेके बैठ जाते हैं। तुम लोगों को यही बोलूँगा, जो भी तुम अभी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, बुलेट पॉइंट बना के तुम एक कंसेप्ट शीट प्रिपेयर करने की कोशिश करो, जिससे कि एट द एंड तुम माइंड मैप्स जो क्रिएट कर रहे होगे ना चैप्टर वाइज, ये तुमको हेल्प करेगा रिवीजन में। कंसाइज मटेरियल में पहले ना जो भी चैप्टर तुम उठा रहे हो उस कंसाइज मटेरियल में नोट्स खुद बनाना शुरू कर दो। अभी भी इतना टाइम है, तुम अपने नोट्स खुद ही बनाओगे तो रिवीजन के टाइम पे वो तुमको ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा इन कंपैरिजन टू किसी और पर्सन के नोट उठा के तुम पढ़ने बैठ जाओ। तो नोट्स बना के पढ़ने की कोशिश करो। जो भी तुम अगर बुक से पढ़ रहे हो, यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो, एक एक पॉइंट को तुम मैंशन करो बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, एंड देन इन शीट्स को संभाल के रखना, रिवीजन के टाइम पे काम आएगी बहुत ज़्यादा। अब बताता हूँ डाउट नंबर 8 क्या है, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें। चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो भी तुमने बाई कर रखे हैं, जो भी रेफरेंस बुक तुम्हारे पास है, उसी पे ही विश्वास दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी बुक्स है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। और अगर बेस्ट फ्रेंड का साथ छोड़ा तो एग्जाम में तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ही धोखा दे जाएगा। जो भी स्टडी मटेरियल तुम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हो उसी स्टडी मटेरियल पे बिलीव दिखाना। और एक और मैं तुम लोग की हेल्प कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को एक और गूगल ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे तुम लोग CBSE के जो पास स्टेट पेपर्स आ रखे हैं मैंने तुमको एक गूगल ड्राइव के जरिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखे हैं, उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, जिससे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उन क्वेश्चंस को एक बार जब तुम गो थ्रू कर लोगे तो तुमको समझ आ जाएगा किस तरीके के लैंग्वेज में CBSE वाले क्वेश्चन पूछते हैं। डाउट नंबर 9 बताने से पहले मैं वापस तुम लोग को रिमाइंड कराना चाहूँगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सारी वीडियोस तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अभी बात बोर्ड्स की हो रही है, CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ देखना बाकी है यार, साथ मिलकर देखेंगे, लेकिन विश्वास दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। डाउट नंबर 9 रिलेटेड है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखो कई लोगों का ना इकोनॉमिक्स में भी थ्योरी लिखते टाइम पे ना पेपर छूट जाता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे तुमको बेसिक बता देता हूँ। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है, सपोज 6 नंबर का या फिर 8 नंबर का, कोशिश करना उसको 2 पेज के अंदर खत्म करने का, ठीक है। तो 2 पेज से कम अगर तुमने फील करे तो इसका मतलब तो ये होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, या फिर वो क्वेश्चन ऐसे है जिसके अंदर तुम ज़्यादा डिटेल मैनर में लिख ही नहीं सकते। यहाँ पे मैं तुमको यही कहूँगा, इकोनॉमिक्स में जितने हो सके रियल लाइफ एग्जांपल भी अगर तुम क्योट करोगे वो भी बेटर रहेगा। जैसे मैं तुमको बता दूँ, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कोई अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और तुम अगर अभी जो रिसेंट बजट रिलीज हुआ है उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल लिख दो तो तुमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल भी तुम क्योट कर सकते हो जब तुम्हारे पास कंटेंट की कमी पड़ रही हो तुम्हारे इकोनॉमिक्स के पेपर में। ये टाइम मैनेज करने वाला जो पार्ट है इंप्रूव तभी हो पाएगा जब तुम खुद एग्जाम से पहले अपना खुद का एग्जाम दोगे। जितने भी सैम्पल पेपर क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो, सारे टाइमर लगा के 3 घंटे का टाइमर लगा लो और कोशिश करो वो सारा पेपर तुम उसी टाइम फ्रेम में सोल्व कर दो। इकलौता तरीका यही है, क्योंकि थ्योरी पेपर में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसकी वजह से तुमको टाइम पे पेपर कभी खत्म हो ही नहीं सकता अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है तो। डाउट नंबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट डाउट है, पेपर प्रेजेंटेशन रिलेटेड। मैं तुमको यही बोलूँगा, इकोनॉमिक्स के पेपर में हमेशा क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहे हो वो सेपरेट शीट पे लिखा करो। अगर मैं सपोज बोलता हूँ आंसर नंबर 2A, आंसर नंबर 2B, तो पहले ना जो तुमको सेपरेट शीट मिली होगी उस पर पहले लिखो बड़ा बड़ा ऊपर आंसर नंबर 2A, उसको क्लाउड बना के दिखा दिया। और आंसर नंबर 2B जब स्टार्ट करना है ना तो उसके नीचे से नहीं करना है आंसर नंबर 2A के, ये तुमको सेपरेट शीट पे स्टार्ट करना है, वापस ऊपर बड़ा बड़ा लिखना है आंसर नंबर 2B और उसको क्लाउड बना के दिखाना है ताकि एग्जामिनर को सामने सामने नजर आ जाए, ठीक है। जो भी की टर्म्स हो, जो भी डाटा हो, जो भी स्टैट्स हो, जो भी मेजर इवेंट्स हो, उनको हाईलाइट कर देना है। ये प्रेजेंटेशन का एक बेस्ट वे है। और कोशिश ये करनी है तुमको मार्जिन बना के रखनी है दोनों साइड पे, ताकि एट द एंड कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन आती है तो वो तुम वहाँ पे साइड में शो करके दिखा दो। ये इनफ रहेगा तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे। और बोनस टिप भी दे देता हूँ तुम लोगों को, अगर तुमको लगता है कि छोटा मोटा डायग्राम बना के तुम किसी आंसर को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर किसी आंसर में तुम छोटा सा माइंड मैप बना के दिखा सकते हो, फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हो, तो वो भी दिखा देना। रियल लाइफ एग्जांपल भी क्रिएट कर देना। प्रेजेंटेशन के मामले में 4 दोगे नंबर, वहाँ पे एग्जामिनर खुश होकर देगा। तुम लोगों के जितने भी डाउट्स थे सारे मैंने क्लियर कर दिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड भी। अगर तुमको अभी भी कोई भी क्वेरी हो मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम जरूर पूछ सकते हो। मैं कोशिश ये करूँगा तुम लोगों के उन सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में ही तुम्हारे रिप्लाई के जरिए मैं दे दूँ। बाकी इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने अकाउंटेंसी के डाउट्स भी सॉल्व कर रखे हैं, प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेना। मैं ऊपर आई बटन में उसकी भी लिंक तुमको दे दूंगा, वो वीडियो भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मैं वापस से याद दिलाना चाहता हूँ, अभी इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजीज अपलोड कर रखी है, प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मैं बाकी चैनल के ऊपर इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स के डाउट सॉल्व करने वाला हूँ, तो उन सारी वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं वापस याद दिलाना चाहता हूँ, अगर इतनी मेहनत मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा सपोर्ट तुम अपने जितिन भैया को भी दिखाओ।
तुमसे वादा किया है लास्ट दम तक टिके रहूँगा। हर वीडियो के एंड में क्या, इस वीडियो के एंड में से थोड़ा इंतजार और कर लो, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं।